हेलो स्टूडेंट्स, एक और वीडियो आप लोगों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। हालांकि ये जो पोस्ट है प्रेसिडेंट के नीचे होती है, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है भारत की। और देखेंगे, इसको समझेंगे आज क्या क्या इसकी पावर्स हैं, क्या क्या एक्शंस हैं जो एक वाइस प्रेसिडेंट जो है भारत के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, क्या उनकी पावर्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजिशनिंग है वाइस प्रेसिडेंट की, उसको हम देखेंगे। इससे पहले एक और वीडियो आपको मिला होगा, प्रेसिडेंट के ऊपर एक वीडियो मिला होगा। पीडब्ल्यू फैमिली में ही वो वीडियो बना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को भी आप चेकआउट करिए, देखिए कि प्रेसिडेंट क्या उसका ऑफिस है, किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से जाता है। तो प्रेसिडेंट के नीचे फिर आज हम सेकंड सेगमेंट हम देखने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट का। तो देखिए बच्चों, अगर हम आपसे बात करें कि भारत की संसद के बारे में, है ना, पार्लियामेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट जो है, इंडिया की पार्लियामेंट के 3 पार्ट है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। द वेरी फर्स्ट वन इज लोकसभा। पहली वाली कौन सी है? तो पहला हाउस जो है वो लोकसभा हुआ। दूसरा हाउस जो हुआ वो राज्यसभा हुआ। ये आप लोग जानते ही होंगे, आपको पता ही होगा इसके बारे में कि ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया, 2 हाउसेस हो गए। और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर जो हैं प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रेसिडेंट, संसद को बनाते हैं, है ना। दे फॉर्म द पार्लियामेंट, द एंटायर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 3 अंग हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट कहाँ आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को कहाँ प्लेस करेंगे आप, है ना। तो ये आपको समझना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। किसके? राज्यसभा के। राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, उस पोस्ट को वाइस प्रेसिडेंट ही होल्ड करते हैं। ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं करंट टाइम पीरियड पे, श्री जगदीप धनखड़ जी। और ये इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है होल्ड करते हैं भारत के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये जनरल एक हम समझते हैं कि कहां पर पोजीशनिंग हम कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। अगर उसको समझना हो तो हमें देखना होगा कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो हैं वो पार्लियामेंट के पार्ट हैं, पार्लियामेंट के पार्ट हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। हालांकि अभी जैसे अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज में था कि 17 जून के आसपास जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब पौंडीचेरी के दौरे पे थे। तो इस तरह की न्यूज आपको सुनने में मिलेंगी। जब ये न्यूज आप देखेंगे, एनकाउंटर करेंगे इस तरह की न्यूज से, तब आपको, जब आपको करंट अफेयर आप तैयार करें वाइस प्रेसिडेंट साहब का या प्रेसिडेंट साहब का, तो उनका जो ऑफिस है, उनकी जो पावर्स हैं, वो आपको रिकॉल होनी चाहिए ना, वो पता होना चाहिए आपको। वो स्टैटिक पार्ट है, वो पॉलिटी में आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज द पॉलिटी पार्ट, जहां पर हम देख रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो क्या है, क्या उनकी शक्तियां हैं, क्या उनके कार्य हैं, ठीक है। चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। वाइस प्रेसिडेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल है, कहां से पोस्ट आया। सबसे पहले समझे कि कहां से पोस्ट हमने ऑक्युपाई करी है। तो द वेरी फर्स्टली ये पोस्ट जो है यूएस के अंदर से भारत ने क्या किया है? ऑप्ट किया है ना। तो यूएसए से इंडिया में इस पोस्ट को क्या किया गया? ऑप्ट किया गया, है ना। देखिए, आप जानते हैं कि भारत का संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या किया? मल्टीपल टाइम्स ऑप्ट किया है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, वीपी ऑफिस अगर हम बात करें, तो वीपी का जो ऑफिस है वो हमने कहाँ से लिया है? वो कहाँ से लिया है? हमने यूएसए से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये माना जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है ना, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। तो वहां पर प्रेसिडेंट के नीचे जो सेकंड हाईएस्ट कमांड है वो वाइस प्रेसिडेंट की होती है। तो वहीं से ये ऑफिस हमने क्या किया है? टेक ओवर किया हुआ है, ठीक है। भारत में भी ऑफिस होता है, बिल्कुल। और उसमें जो पोस्ट होल्ड करते हैं उनका अपना डिस्टिंग्विश वर्किंग एरिया है। भारत के प्रेसिडेंट का जैसे अपना डिस्टिंग्विश वर्किंग एरिया है, वैसे वीपी का भी अपना डिस्टिंग्विश वर्किंग एरिया है। उसको हम समझेंगे क्या है, कहाँ से क्या क्या काम करते हैं, क्या उनका उस पोस्ट पर ऑक्युपाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। कौन कौन लोग उस पोस्ट पर चुनकर आ सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन वोट डालता है उनको चुनने के लिए। तो ये सब टॉपिक्स हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझा कि ऑफिस हमने कहाँ से लिया। तो ये ऑफिस हमने लिया है कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स से इस ऑफिस को हमने क्या किया है? ऑप्ट किया है। भारत सरकार ने में ये ऑफिस मिलता है, आज के टाइम पर मिलता है। और इस ऑफिस की अगर हम बात करें फर्दर आगे हम देखें, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो एक यूनिक ब्लेंड है अपने आप, है ना। इट्स ए यूनिक ब्लेंड। और ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों सेगमेंट में काम करता हुआ नजर आएगा। देखिए, पार्लियामेंट को अगर हम समझते हैं, उसको हम अगर देखें, तो भारत के संविधान में 3 एरियाज आपको साफ साफ दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा लेजिस्लेटिव, एक आपको दिखाई देगा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा आपको दिखाई देगा जुडिशरी, ठीक है। ये तीनों आपको दिखाई देंगे। अगर हम बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं विधायिका, इसको बोलते हैं कार्यपालिका, और इसको बोलते हैं न्यायपालिका, ठीक है।
तो भारत में क्या है कि जुडिशरी तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो बिल्कुल ही अलग है, न्यायपालिका तो बिल्कुल ही अलग है। इन दोनों में ओवरलैपिंग रहती है। इनमें क्या रहती है बच्चों? ओवरलैपिंग रहती है। यहाँ पर आपको एक अतिव्यापन होता हुआ नजर आएगा, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, इंटरफेरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब होता क्या है कि आप सिंपली यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का चुनाव करते हैं, नागरिक जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का चुनाव करते हैं, ये नागरिक यहाँ चुने जाते हैं, और ये एमपीज जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो सांसद यहाँ बैठे हुए हैं, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं में से एग्जीक्यूटिव का चुनाव होता है, इसी में से एग्जीक्यूटिव का चुनाव, इसी में से लीडर ऑफ द हाउस भी चुना जाता है, तो इसी में से लोकसभा स्पीकर भी चुने जाते हैं, लोकसभा स्पीकर भी चुने जाते हैं, और इन्हीं में से क्या चुने जाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। सांसद ही आपको आगे चल के क्या चुनेंगे? प्रेसिडेंट भी चुनेंगे। यही सांसद आगे चल के क्या होंगे? वाइस प्रेसिडेंट भी चुनेंगे, है ना। तो आपके लेजिस्लेटिव में से ही एग्जीक्यूटिव को निकाला जाएगा। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इसका काम है कानून को बनाना, टू फ्रेम द लॉ, to frame the law and rules and regulation, ओके, रिगार्डिंग टू द कंट्री। अब भारत के अंदर कौन कौन से रूल्स लागू होंगे, कौन कौन से लॉ चलेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? लेजिस्लेटिव विल डिसाइड, संसद विल डिसाइड, है ना, सांसद मिलकर ये तय करेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो बिल क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो ये तय करेंगे कि कानून क्या लागू होगा, और उस बनाए हुए कानून को लागू करवाना इसका काम है। इसका काम क्या होगा? कानून को लागू करवाना, कानून को लागू करवाना, कानून को लागू करना, ठीक है। execute the law within the country, within the boundary of country, and the frame a new laws that is the part of the legislative। और जो लॉ बना दिया है उसको एग्जीक्यूट करना वो किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें इसी सेगमेंट में, तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट हो गए। सबसे ऊपर कौन हो गए? प्रेसिडेंट हो गए, ओके। हालांकि प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव में भी हैं, बट अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर कौन आएंगे? प्रेसिडेंट आएंगे। फिर कौन आएंगे? वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। उसके नीचे सोन पीएम साहब हो सकते हैं, उनका कैबिनेट हो सकता है ना, वो सब हो सकते हैं। तो ये सब मिलाकर क्या मिलेगा आपको? एग्जीक्यूटिव मिलेगा। तो लेजिस्लेटिव बच्चों को समझ में आता है, वो अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है। यहां पर अगर लेजिस्लेटिव की मैं बात करूं तो यहां भी सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होंगे, और प्रेसिडेंट के नीचे दो हाउसेस हो गए, लोकसभा एंड राज्यसभा। और राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे, यहां जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। वाइस प्रेसिडेंट का काम लेजिस्लेटिव में भी है और उनका काम एग्जीक्यूटिव में भी है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसी सेगमेंट में अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देख रहे थे कि यूनिक ब्लेंड की हम बात करें, तो व्हाट इज द यूनिक ब्लेंड? तो यूनिक ब्लेंड यही है कि वीपी साहब प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव का पार्ट भी होल्ड करते हैं, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव सेगमेंट में भी उनकी ड्यूटीज आपको देखने को मिलेंगी, ओके। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छे से चलता रहे, यही उसमें क्या रहता है? उनका योगदान रहता है। सेकंड हाईएस्ट पोस्टिंग है भारत के संविधान में, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है जो होल्ड करते हैं वीपी साहब। और साथ ही साथ उनका काम होता है राज्यसभा में। देखिए, राज्यसभा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आप समझिए। राज्यसभा में एक्चुअल में होता क्या है? तो राज्यसभा में जो सांसद बैठते हैं, राज्यसभा में जो सांसद, मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली राज्यसभा की बात कर रहा हूं, तो राज्यसभा में जो सांसद बैठते हैं वो सांसद चुनता कौन है? इन सांसदों किसने चुना? तो देखिए, सिटीजन के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आप वोट करते हैं साल में, मतलब अपने, अगर हम मान रहे हैं कि डायरेक्ट वोटिंग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट वोटिंग दो जगह करता है एक सिटीजन। एक करता है वो यहाँ पर एमपीज को चुनता है, लोकसभा में एमपीज को चुनता है ना, ये डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। और एक बार वो वोट डालता है जब वो एमएलए को चुनता है, विधायक को चुनता है, ठीक। लेकिन ये वाला तो एमपी मैंने नहीं चुना ना डायरेक्ट, इसको कौन चुनता है? एमएलए विल डिसाइड, स्टेट विल डिसाइड कि वहां से रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा राज्यसभा के अंदर। तो एमएलए साहब ने चुन लिया यहाँ का सांसद, यहाँ का जो एमपी चुना जाएगा वो मैं डायरेक्ट नहीं चुनता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं चुनूंगा, वो कौन चुनेंगे? यहाँ के एमएलए चुनेंगे। जो एमएलए मैंने चुने, जैसे हम यूपी की बात करें, या फिर उत्तराखंड की बात करें, या फिर एमपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहाँ अपने एरिया के एमएलए डिसाइड करेंगे कि उस स्टेट में से राज्यसभा में कौन जाने वाला है, ठीक है। तो ये एमएलए यहाँ डिसाइड करेंगे, वो एमपी यहाँ पहुंच जाएगा। अब ये एमपी क्या बात करेगा? तो ये एमपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एमपी जो लोकसभा में बैठा हुआ है, ये आप लोगों के राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी बात को वहां पर रख रहा है। लेकिन ये वाला एमपी किसकी बात रखेगा? डायरेक्टली आपकी बात नहीं रखेगा, वो ये बात रखेगा कि जिस रेस्पेक्टिव स्टेट से वो आया वहां की सरकार क्या चाहती है। जैसे
सेंटर की गवर्नमेंट है और नीचे कौन सी गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, ऊपर सेंटर गवर्नमेंट है, नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स है। तो स्टेट गवर्नमेंट में लेट्स सपोज हम यूपी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये योगी जी की सरकार है और ये उनका कैबिनेट है, तो यहाँ सेंटर में किसी सरकार है, मोदी जी की सरकार है और उनका कैबिनेट है। तो स्टेट जो यूपी की स्टेट के राज्यसभा के मेंबर्स होंगे जो यहां बैठे होंगे, वो ये डिमांड करेंगे कि इस गवर्नमेंट को इस गवर्नमेंट से क्या चाहिए। ओके, तो रिक्वायरमेंट्स वो इस गवर्नमेंट की रखते हैं इस सेगमेंट में, इस गवर्नमेंट से। कहां पर, राज्यसभा में। राज्यसभा में बैठा हुआ एमपी वो इसके लिए जवाबदेह होता है डायरेक्टली, वो यहां की सरकार के लिए डायरेक्टली जवाबदेह, वहां की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो, कि यहां स्टेट की सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहिए। समझ रहे हैं बात को आप। जबकि यहां बैठा हुआ एमपी क्या डिमांड करता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या चाहिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या चाहिए। जैसे हम बनारस की बात करें, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्रधानमंत्री जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो एज एन एमपी प्रधानमंत्री जी ये बोल सकते हैं कि बनारस के लोगों को क्या चाहिए। लेकिन अगर उस एरिया से कोई, लेट सपोज कोई व्यक्ति है बनारस का ही रहने वाला है और राज्यसभा में अगर बैठा हुआ है, तो वो बनारस के लोगों की बात नहीं करेगा, वो ये बात करेगा कि यूपी की सरकार को क्या चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, दैट इज द कोर डिफरेंस। अब क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बात है, राज्यसभा में सारे स्टेट्स अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं, तो उनकी डिमांड सुनने वाला, उनकी मांग को समझने वाला जो व्यक्ति होता है, जो हाउस को रन करता है, वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन होते हैं वहां पे। तो सभी स्टेट्स के साथ तालमेल बना के रखना एक इंपॉर्टेंट वर्क प्रोफाइल है, किसका, वाइस प्रेसिडेंट का। समझिए बात को, कोई छोटी मोटी बात नहीं। जरूरी नहीं है कि सभी स्टेट्स में सेंटर की पार्टी की ही सरकारें हों। भाई सेंटर में तो लेट सपोज बीजेपी गवर्नमेंट है ना, सभी स्टेट्स में थोड़ी ना बीजेपी गवर्नमेंट है। तो वो तालमेल बना के रखना, वो सिस्टम बना के रखना, चेक एंड बैलेंस बना के रखना कि स्टेट्स, सभी स्टेट्स सेंटर की गवर्नमेंट के साथ अलाइन रहें, ये जिम्मेदारी किसी कंधों पे होती है, वाइस प्रेसिडेंट के कंधों पे होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसका, वाइस प्रेसिडेंट का इस रिगार्डिंग में। ठीक है, वो पार्ट होता है संसद की, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और वो सभी स्टेट्स की समस्याओं को सुनता है, समझता है और उसको सरकार तक पहुंचाता है, हाउस में उनको बोलने का मौका देता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिस देंगे, राज्य के में जो एमपी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, वो नोटिस के थ्रू अपने सांसदों से अपनी मांग को रख सकते हैं। कहां पर रख सकते हैं, राज्यसभा के भीतर। ठीक है, और अगर वो ऑन रिकॉर्ड जा रही हैं तो डेफिनेटली उनको सुना जाएगा। ठीक है, उनको सुना ही जाएगा। ठीक, उनसे बच नहीं सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे बच नहीं सकती है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि क्या रोल प्ले करता है कौन, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, एक चीज और कि वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर है, तो आर्टिकल 63 से लेकर 71 के बीच, आर्टिकल 63 टू 71 जो पार्ट 5 के अंदर मेंशन है, ये आर्टिकल्स, ये भारतीय संविधान में किसको दिखाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को और उसके कर्तव्यों को समझाते हुए नजर आते हैं। देखिए पार्ट 1 के अंदर क्या है, पार्ट 1 के अंदर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन और उसकी टेरिटरी का मामला है। सेकंड के अंदर है सिटीजनशिप, है ना, सिटीजनशिप हो जाएगी। थर्ड के अंदर आप लोगों को पता ही है फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे। ओके, और फोर्थ के अंदर क्या है, डीपीएसपी हो गया, डीपीएसपी हो गया। फिफ्थ के अंदर क्या है, तो फिफ्थ के अंदर है यूनियन का प्रोविजन, और यूनियन में जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो है प्रेसिडेंट का। उसके नीचे पार्लियामेंट वाला सेगमेंट आएगा और उसमें लोकसभा, राज्यसभा वो विधायिका का पार्ट हो गए, और जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है या विधायिका में ही राज्यसभा का जो सबसे बड़ा पद होल्ड करेगा वो कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेगा। कौन होल्ड करेगा, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेगा। तो उसी को देखना है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। ये हमने देखा कहां से आर्टिकल, कौन सा पार्ट भारतीय संविधान का वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो पार्ट 5 संघ का क्षेत्र, और आर्टिकल 63 से 71 किसको डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, वाइस प्रेसिडेंट के सेगमेंट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक जानकारी हुई है, एक बेसिक जानकारी हुई कि किस तरीके से भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद को डिफाइन किया गया है, क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। अगर हम बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, क्या उसका इलेक्शन प्रोसीजर है, तो उसकी तरफ अगर हम जाएं तो हम देखेंगे क्या क्या तरीका हो सकता है वाइस प्रेसिडेंसी के पोस्ट को होल्ड करने का, या फिर उसका इलेक्शन प्रोसीजर क्या है ना। ओके, तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद होल्ड कर सकता है, अगर हम उसको देखें तो जिसके पास ये योग्यताएं होंगी,
वही व्यक्ति, ये एलिजिबिलिटी होंगी, वही व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो सकता है। क्या क्या होनी चाहिए? तो पहला तो ये है कि भाई वो व्यक्ति भारत का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो जन्म से नागरिक हो, नागरिक होना चाहिए। नागरिकता लेने के 5 तरीके हैं भारत के अंदर, है ना, आप लोगों को पता ही होगा, ये चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। पहला क्या है कि जन्म के आधार पे हो सकता है, बाई बर्थ हो सकता है, ओके। दूसरा है आप बाई डिसेंट, वंश के आधार पे हो सकता है। तीसरा क्या है, बाई रजिस्ट्रेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी हो सकता है। और चौथा कौन सा है, नेचुरलाइजेशन है, नेचुरलाइजेशन है, ओके। इसके थ्रू भी आप क्या भारत के नागरिक बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर बाय एक्वायरिंग द टेरिटरी, है ना, बाय एक्वायरिंग द टेरिटरी। भारत सरकार अगर किसी एरिया को कब्जा कर लेती है तो उसके थ्रू भी आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। और अगर आप भारत के नागरिक हैं इनमें से किसी भी तरह, ये इनके प्रकार हैं, तो आप भारत के राष्ट्रपति पद की पहली शर्त को पूरा करते हैं। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको कम से कम 35 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। 35 ऑफ ईयर्स ऑफ एज आप हो गए हो या उसको क्रॉस कर दिया हो आपने तभी। तीसरा जो जरूरी शर्त है वो है राज्यसभा का चुनाव लड़ने की योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, कि आप एक राज्यसभा का चुनाव लड़ सकें, ये योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। अगर ये योग्यताएं आपके पास हैं, जैसे राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक तो ये है कि भारत सिटीजन हो, 30 साल की उम्र को क्रॉस कर गया हो, है ना, तो ये सब है ना। अगर ये आप योग्यताएं रखते हैं तो बिल्कुल आप उपराष्ट्रपति का पद आप के लिए दावेदारी रख सकते हैं। और चौथा है कि नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। इस तरह की अगर आप शख्सियत रखते हैं, ये क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं, तो डेफिनेटली आप वाइस प्रेसिडेंट के पद के इलेक्शन के लिए आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी खड़ा हो जाएगा, है ना, कोई भी खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कि पहले एक रैंडम होता था कि जो भी चाहे, राजनीतिक अधिकार है। जस्टिस की अगर हम बात करें तो भारत का जो संविधान है वो आपको जस्टिस देने की बात करता है। और 3 तरह के जस्टिस होते हैं, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, और तीसरा जस्टिस कौन सा है? तीसरा जस्टिस कौन सा हो गया आपका? इकोनॉमिक जस्टिस, है ना। ये 3 तरह की जस्टिस की बात है आपके पास। और पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर 2 मेजर चीजें हैं कि आपको यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी होगी। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आप, कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसका वोट काउंट होगा, आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो 18+ हैं आप तो अपना वोट दीजिए आप। और दूसरा है राजनीतिक अधिकार, कि आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं आप, है ना, कहीं भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, अगर आप क्या एज इतनी हो गई है और आप भारत के नागरिक हैं तो क्या कोई भी उठ के खड़ा होकर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है? देखिए पहले ऐसा क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि बहुत सारी बोगस एंट्रीज हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा चेंज इसमें किया। उन्होंने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वही लड़ पाएगा आज के बाद जिसके पास 20 प्रपोजर्स होंगे और 20 सेकेंडर्स होंगे। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 ही आपके पास क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। अब ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो वोट डाल सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग अपना वोट डाल सकते हैं वो लोग प्रपोजर्स और सेकेंडर्स के तौर पर गिने जा सकते हैं, है ना। प्रस्तावक हो, 20 लोग उनका नाम का प्रस्ताव रखें कि इस व्यक्ति को खड़ा करिए, इसको हम वोट दे सकते हैं, और 20 उनके नाम का अनुमोदन भी करें। तो अब सवाल यहां से ये निकल के आएगा कि प्रपोजर सेकेंडर्स हमें चाहिए, तो कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डाल सकता है? क्या मैं डाल सकता हूं क्या वोट? मेरा वोट काउंट होगा क्या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? नहीं ना, मैं तो नहीं डाल सकता, आप तो नहीं डाल सकते, कौन डाल सकता है? तो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्टोरल कॉलेज को अगर हम डिफाइन करें कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, तो उसको अगर हम देखना चाहें, उनके वोटिंग सिस्टम को समझना चाहें, तो हम ये पाएंगे कि एमपीज जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के एज वेल एज इन राज्यसभा के, लोकसभा तथा राज्यसभा के जो एमपी हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं किसके इलेक्शन में? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी हम कंपैरिजन करके बताएंगे प्रेसिडेंट से कैसे अलग है। लोकसभा में 2 तरीके के, अब तो खैर एक ही तरीके के रह गए, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, मे बी फ्यूचर में हो जाए, है ना। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, चयनित प्लस नामांकित, दोनों तरह के मेंबर्स होते हैं। जैसे इलेक्टेड तो वो हो गए जिसको आपने चुन के भेजा है, और नामांकित जैसे कि एंग्लो इंडियन होते थे, अब नहीं है, ठीक है, अब हट गए, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हट गया,
है ना, 2 मेंबर्स होते थे उनको हटा दिया गया, वो पद समाप्त कर दिया, उतनी पॉपुलेशन ही नहीं बची ना, तो जरूरत नहीं है। राज्यसभा में दोनों होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं प्लस नॉमिनेटेड भी होते हैं, 12 बाहर से नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट साहब इसको नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, जो अलग अलग स्ट्रीम से आएंगे, है ना, कला साहित्य, है ना, समाज सेवा, है ना, स्पोर्ट्स, इस सेगमेंट से आ सकते हैं। तो ये जितने भी मेंबर, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, एमपी होना चाहिए बस, वो दोनों वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, एमपी चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, कोई भी हो, डजेंट मैटर, एमपी होना चाहिए। अगर एमपी है तो फिर वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन अगर आप देखें तो उसमें आप पाएंगे कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के एमपीज जो हैं वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। कैसे अलग है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से? तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना बच्चों, उसमें एमपी के साथ साथ एमएलए भी वोट डालते हैं, है ना। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, बताया गया होगा आपको अगर आप वो वीडियो देखें जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में समझा हो, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें एमपी प्लस एमएलए दोनों वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां नहीं, यहां एमएलए वोट कास्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसके आगे वाइस प्रेसिडेंट लिख दूं तो वाइस प्रेसिडेंट के मामले में एमएलए अपना वोट कास्ट नहीं करता, एमएलए को ये पावर नहीं है, केवल एमपीज को ये पावर है वाइस प्रेसिडेंट को चुनने की, ठीक है, ये याद रखना है। प्रेसिडेंट वाले में जो एमएलए होते हैं वो भी इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं, और एमपी भी इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है, इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता है, प्रेसिडेंट में केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो। तो ये दूसरी मेजर डिफरेंस है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो अलग होता है, किसका? वाइस प्रेसिडेंट, किस कंपैरिजन में? प्रेसिडेंट कंपैरिजन में, ठीक है, ये बात याद रखनी है। ओके, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड, ठीक। दोनों में अंतर मैं फिर बता दे रहा हूं कि प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होता है तो उसमें एमपी प्लस एमएलए दोनों वोट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में केवल एमपी वोट करेगा। दूसरा डिफरेंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल इलेक्टेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वीपी के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस वो एमपी होना चाहिए, एमएलए वोट कास्ट नहीं करेगा वीपी में, जो हमने पहला डिफरेंस बताया। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज का डिफरेंस है। दूसरा, जो वोटिंग सिस्टम है, जो वोटिंग सिस्टम है वो कौन सा होता है? तो वोटिंग सिस्टम अगर हम बात करें तो वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपात के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। अनुपात किसका कितना है? क्या होता है अनुपात? अरे भैया, यूपी बड़ा स्टेट है, रेशो बड़ा है ना, गोवा छोटा है, तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। राज्यसभा में हर स्टेट का प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, क्यों? क्योंकि उसकी पॉपुलेशन अलग अलग है ना, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, गोवा की पॉपुलेशन कम है, तो उसी प्रोपोर्शन में सीट अलॉट हुई हैं, यूपी की सीट ज्यादा है, गोवा की सीट कम है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो गया, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो गया, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होगा। ये क्या होता है? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली होगी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली होगी, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन अगर आपने चैप्टर डिटेल में पढ़ा हो उसमें समझाया गया होगा कि मान लीजिए अगर 2 लोग 3 लोग खड़े हैं, 2-3 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, तो जब काउंटिंग होती है, वोट्स की काउंटिंग होती है, तो जो सबसे कम वोट पाया हुआ मेंबर्स होता है उसके वोट्स को ऊपर क्या कर दिया जाता है? शिफ्ट कर दिया जाता है, ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके के वोटिंग सिस्टम को हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं, किस, चाहे वो प्रेसिडेंट में भी ये यूज करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट में भी यूज करते हैं। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। और गुप्त मतदान होगा। कैसा मतदान होगा? गुप्त मतदान होगा, है ना, बताना नहीं है, वोट देने के बाद किसी को बताना नहीं है। देखिए, ओपन इलेक्शन केवल राज्यसभा के मामले में होता है, बाकी सभी जगह, चाहे प्रेसिडेंट का हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का हो, चाहे लोकसभा का हो, मेजरली जो है वो सीक्रेट बैलेट होता है, ठीक है। ओपन बैलेट का जो सिस्टम है वो केवल राज्यसभा में आपको देखने को मिलेगा। राज्यसभा में वोट देने के बाद, राज्यसभा के एमपी को चुनकर वोट देने के बाद आपको बताना मैंडेटरी है, ताकि करप्शन को रोका जा सके, है ना। तो इसीलिए वो प्रोसेस उसमें डाला गया है। बाकी सब जगह सीक्रेट बैलेट होता है, गुप्त मतदान होगा। तो दोबारा सुन लीजिए, वोटिंग सिस्टम क्या होने वाला है? गुप्त मतदान प्रक्रिया होगी। गुप्त मतदान
ठीक है। गुप्त मतदान की प्रक्रिया में क्या होगी कि आपको वोट देने के बाद बताना नहीं है किसी को किसको वोट डाला, आप अपना सीक्रेट रख सकते हैं किसको आप वोट दे के आए हैं, लेकिन जो वोटिंग होगा वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के हिसाब से होगा। ठीक है। एक होता है जैसे लोकसभा में होता है फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम होता है, पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम होता है, फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम अगर आप समझे तो उसमें क्या होगा कि जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता कैसे है, लोकसभा का या फिर आप एमएलए का इलेक्शन कर लीजिए आप, है ना, तो उसमें दोनों में मान लीजिए मेरे पास 4 लोग खड़े हैं, तो जो सबसे ज्यादा वोट पा जाएगा वो विजेता हो जाएगा। मान लीजिए इसको 20% वोट मिला, इसको 15% वोट मिला, इसको 13% वोट मिला, इसको 12% वोट एंड सो ऑन 100%, तो 20% वाला जीत जाएगा। ये हुआ फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम, है ना। लेकिन जो सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम है उसमें इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है। यू हैव टू सिक्योर मिनिमम 50% ऑफ वोटिंग, जो टोटल वोट है इलेक्टोरल कॉलेज का 50% वोट आपको एक्वायर करना पड़ेगा, तभी आप विजेता हो सकते हैं, अदरवाइज आप विजेता नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो ये वोटिंग सिस्टम है ना, जिस वोटिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए क्या हमने समझाया है, शुरू से एक बार देख लीजिए। हमने ये समझा कि ये पार्लियामेंट के अंदर जो राज्यसभा हाउस है उसका जो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, ये वाइस प्रेसिडेंट साहब है हमारे श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, और ये ऑफिस हमने कहाँ से लिया है, तो ये ऑफिस हमने यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है, यूएस से ये हमने ऑफिस जो है वो क्या किया है, ऑप्ट आउट किया है, और वहाँ उसी के बिहाफ पे हम भारत में भी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को क्रिएट किए संविधान बनाते हुए, और उसमें अपॉइंटमेंट भी होते हैं। इस पोस्ट का काम मैंने फिर बताया, इट्स ए यूनिक ब्लेंड इन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, विधायिका के साथ साथ एग्जीक्यूटिव वर्क भी है, किसका किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, और वो विधायिका में भी अपना रोल अदा करते हैं राज्यसभा के अंदर, और एग्जीक्यूटिव में भी उनका रोल है। उसके बाद हमने देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो संविधान के अंदर कहाँ पर कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में उनके बारे में चर्चा है, तो भाग 5 है ना, पार्ट 5 और आर्टिकल अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक का जो एरिया है वो किसको डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, वाइस प्रेसिडेंट को डिफाइन करता है। उसके बाद हमने समझा, थोड़ा सा डिटेलिंग समझी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का डिफरेंस मैंने समझाया आपको कि लेजिस्लेटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब दोनों जगह हैं, तो दोनों जगह क्या काम कर रहे हैं वो, है ना, तो वो हमने समझा है। उसके बाद हमने समझा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोजिशनिंग किस तरह से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में होती है, वो हमने समझा। उसके बाद हमने समझाया आपको कि किस तरीके का व्यक्ति या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी, योग्यताओं की हमने बात करी, तो सिटीजनशिप होनी चाहिए आपको, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, नागरिकता इनमें से किसी भी तरीके से हो जाए बस होनी चाहिए आपके पास, आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप पहली शर्त को पूरा कर देते हैं। दूसरा, 35 साल की उम्र आप क्रॉस कर गए हो, 35 ऑफ ईयर्स ऑफ एज आप क्रॉस कर गए हो, अगर आपने ये क्रॉस कर दी है तो डेफिनेटली आप क्या बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए योग्यता रखते हैं। तीसरा, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने की योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। और चौथा, आप किसी लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर आप होल्ड नहीं करते हैं तो भी आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जा सकते हैं, आप कंटेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा कैच और था कि आपके पास 20 प्रपोजर्स होने चाहिए और 20 सेकेंडर्स होने चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। अब ये कौन होंगे, ये वो होंगे जो वोट डालेंगे। अब वोट कौन डालता है, तो ये हमने समझ लिया कौन कौन वोट डालता है। तो वोट डालते हैं इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा तो राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों, ये दोनों के दोनों वोट डालते हैं। ठीक है। जबकि प्रेसिडेंट से अलग है, प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड वाले वोट नहीं डालते, और दूसरा प्रेसिडेंट में एमएलए भी अपना वोट डालता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के मामले में केवल एमपी अपना वोट डालेगा, एमएलए को उसमें पावर नहीं है। वोटिंग प्रोसीजर क्या है, तो वोटिंग प्रोसीजर को हमने समझा, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, साथ ही साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होगा, है ना, कि नीचे जो सबसे नीचे बॉटम में है उसके वोट्स को ऊपर क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और सीक्रेट बैलेट होगा, गुप्त मतदान होगा। तो ये हमने समझा अभी तक कि किस तरीके से अभी तक हमने इस पूरे डेवलपमेंट को समझा है कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट कहाँ डिफाइन है, कौन उसको टेक ओवर कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसका वर्क प्रोफाइल है। छोटा सा हमने एक ओवरव्यू अभी तक समझा है। आगे अगर मान लीजिए कोई पर्सन इस पे चुना ही, जैसे जगदीप धनखड़ साहब चुने गए हैं, तो कौन उनको वो शपथ दिलाएगा ना, तो ओथ एंड अफर्मेशन की अगर मैं बात करूं, शपथ और प्रतिज्ञान की अगर मैं बात करूं, तो शपथ उनको कौन दिलाएंगे, तो प्रेसिडेंट साहब दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट साहब दिलाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। उनके ऑफिस को जो एडमिनिस्टर करता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब खुद करते हैं।
प्रेसिडेंट साहब को नहीं करते। प्रेसिडेंट साहब को ओथ कौन दिलाता है? सीजीआई दिलाता है। या तो प्रेसिडेंट साहब खुद कर दिलवाए उनको, है ना, या फिर उनके द्वारा अपॉइंटेड कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट साहब को क्या कर दिला सकता है? शपथ दिला सकता है। ठीक है। जो शपथ है, उनका शपथ जो होगा वो किसके प्रति होगा? तो उसके लिए भी भारत की संविधान की अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत उसका उल्लेख है कि आप किसी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पे जब आप बैठ रहे हैं तो किस तरीके का ओथ आपको लेना है ना। तो वहां से जो प्लेज है वहां आप देख सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, उसी शपथ और प्रतिज्ञान को लेना है। उसमें यही है कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी है। राष्ट्रपति साहब संविधान के संरक्षण की शपथ उठाते हैं, है ना, जबकि बाकी सभी लोग संविधान के हिसाब से निष्ठा उसमें के हिसाब से कार्य करने तथा संविधान के प्रति निष्ठा रखने का कार्य करते हैं, है ना। तो ये भी डिफरेंस है प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब में, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके। अगर ओथ की बात हम आप लोगों को समझ में आ गई तो फिर हम देखेंगे टर्म्स कितना होता है। तो टर्म होता है 5 इयर्स। कितना होता है? 5 साल। 5 साल के लिए कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। 5 साल तक चुनने के बाद वो उस ऑफिस को होल्ड करेगा। ओके। जस्ट लाइक प्रेसिडेंट साहब शपथ के 5 साल बाद तक होते हैं, वैसे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी शपथ के 5 साल से होते हैं। ठीक है। वाइस शपथ लिया आपने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, और जिस दिन शपथ ली उससे 5 साल तक अगले आप काउंट कर लीजिए, उस दिनों तक आप इस ऑफिस को क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या 5 साल के बाद तुरंत हट जाएगा वो? ऐसा होता नहीं है। प्रचलन में क्या है कि जब तक नया आपका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक आप उस पोस्ट पर बने रहते हैं, जब तक नया सक्सेसर नहीं आ जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अनावश्यक प्रकार से अपना सत्ता हस्तांतरण से बचा जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ये चुनाव कराएगा। प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, उन दोनों के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये ट्राई करता है कि जैसे ही इस कार्यकाल खत्म होने वाला है तो उसके कुछ दिनों पहले ही इलेक्शन करा लिए जाएं, ताकि नियत टाइम पर सत्ता से जो व्यक्ति जा रहा है वो चला जाए और नया व्यक्ति सत्ता में आ जाए और वो उस ऑफिस को टेक ओवर कर ले। ठीक है। तो री इलेक्शन के लिए यस बिल्कुल री इलेक्शन हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और अभी वो वाइस प्रेसिडेंट थे और अब वो रिटायर हो गए 5 साल, तो क्या वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ऐसा हुआ भी है भारत के इतिहास में कि कोई व्यक्ति जो है एक से ज्यादा बार वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहा है। ठीक है। कंडीशंस क्या हैं? तो कंडीशंस ये हैं कि किसी अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप किसी एमपी या एमएलए की पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है। एमपी या एमएलए की पोस्ट को आप होल्ड नहीं कर सकते, किसी सरकारी लाभ के पद को आप होल्ड नहीं कर सकते, और साथ ही साथ आप जो है प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन करके आपको टेक ओवर लेना पड़ता है कि ठीक है, क्योंकि सरकार तो राष्ट्रपति की है ना ऑलरेडी। तो अगर वहां से आपको एनओसी मिल जाती है तो डेफिनेटली आप भारत के उपराष्ट्रपति के पद के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति के पद के रूप में भारत को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अब इस पूरे ऑफिस में, ये ऑफिस लिया हमने अमेरिका से, एलिजिबिलिटी इस ऑफिस में क्या, कहाँ से कहाँ तक इस ऑफिस का डिस्क्रिप्शन है वो हमने देखा। कोई व्यक्ति अपॉइंट कैसे होता है ये भी हमने समझा। इलेक्शन क्या होता है ये भी हमने समझा है। अब हम समझने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी वजह से, ऐसा होता नहीं है, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है तो आप सोच समझ कर ही व्यक्ति को बैठाएंगे उस पद पर, बट मान लीजिए किसी वजह से हो गया कि अब व्यक्ति को हटाना पड़ रहा है। ठीक है। हो जाता है कभी कभी। कोई असाध्य बीमारी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कुछ गलत हुआ हो, कि कोई असाध्य बीमारी हो जाए या कुछ और वजह हो जाए, देयर एक्स वाई जेड, देयर लॉट ऑफ रीजंस कि किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाना पड़ रहा है, तो क्या रिमूवल कैसे होगा? जैसे राष्ट्रपति के बारे में देखें तो वहां इंपीचमेंट होता है। वहां क्या होता है बच्चों? इंपीचमेंट होता है। सुना ही होगा आपने उसके बारे में। इंपीचमेंट में मतलब महाभियोग होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? महाभियोग होता है। तो राष्ट्रपति को हटाने का तरीका तो ये है कि साहब महाभियोग के हिसाब से कि टोटल हाउस की स्ट्रेंथ का 2/3 आपको देखा जाता है। ये मैं राष्ट्रपति का इंपीचमेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट इंपीचमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वीपी की बात नहीं कर रहा हूँ। वीपी की बात अभी करेंगे। इसमें क्या होता है? टोटल हाउस की स्ट्रेंथ का 2/3 लिया जाता है। देखिए सबसे कठोर बहुमत है। स्पेशल मेजोरिटी में भी ऐसा नहीं होता, उसमें भी प्रेसिडेंट का 2/3 देख। राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ की कुल सदन की संख्या का 2/3 देखा 2/3 देखा जाता है। ये राष्ट्रपति का है।
इसका है राष्ट्र, दोनों हाउस से सेपरेट, लोकसभा से अलग, राज्यसभा से। ऐसा नहीं कंबाइंड ज्वाइंट आपने सेशन, कंबाइंड सेशन करा लिया, ज्वाइंट सेशन करा लिया और उसमें ऐसा नहीं होगा, दोनों से अलग अलग। तो ये हुआ राष्ट्रपति का, ये किसका हुआ है? राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का क्या होगा साहब? उपराष्ट्रपति का किस तरह से होने वाला है? तो अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका रिमूवल किस तरीके से होता है कि पहले तो आवेदन देना पड़ेगा, तो राज्यसभा में ही शुरू हो सकेगी। कहां के मेंबर हैं? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। तो जो प्रोसीजर है वो ओनली स्टार्टेड इनटू द राज्यसभा, ठीक, राज्यसभा में ही आप ये शुरू कर सकते हैं। तो राज्यसभा में ही स्टार्ट होगा, राज्यसभा से स्टार्ट होगा, इनिशिएट करेंगे आप कहां से? कहां से इनिशिएट करेंगे? इनिशिएट इन राज्यसभा ओनली, राज्यसभा से आप इसे इनिशिएट करिए। राज्यसभा में इनिशिएट करने के बाद उसके बाद राज्यसभा में जो टोटल स्ट्रेंथ है, ध्यान से समझिएगा, टोटल स्ट्रेंथ उसका डिवाइड बाय 2, टोटल स्ट्रेंथ की मेजोरिटी मुझे लेनी है, +1 आएगी, टोटल स्ट्रेंथ की डिवाइड बाय 2 +1, इसको मैं बोलता हूं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी हुआ ये, प्रभावी बहुमत हुआ। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रभावी बहुमत। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? प्रभावी बहुमत। इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए। टोटल, देखिए फिर मैं बोल रहा हूं, प्रेजेंट का डिवाइड बाय 2 नहीं, वो सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी। जितने आए हैं उसका डिवाइड बाय 2 +1, वो हुआ क्या? सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल राज्यसभा में जितने लोग हैं उसका डिवाइड बाय 2 +1। तो अगर ये है, ये इफेक्टिव मेजोरिटी है, प्रभावी बहुमत है। अगर राज्यसभा में स्टार्ट हुआ, आवेदन दिया गया और आवेदन देने के बाद इफेक्टिव मेजोरिटी से वो राज्यसभा से वो बिल पास हो गया, उसके बाद ये बिल कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। फिर कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा में अगर ये साधारण बहुमत से पास हो जाए, साधारण बहुमत से पास हो जाए, साधारण मतलब सिंपल मेजोरिटी, किससे पास हो जाए? सिंपल मेजोरिटी से अगर ये पास हो जाता है तो राज्यसभा से, प्रभावी बहुमत से, जिससे लोकसभा सहमत हो। साधारण बहुमत से सहमत होती है, लोकसभा क्या हो? सहमत हो, अपनी सहमति दे दे भाई, साधारण मेजोरिटी, भाई सिंपल मेजोरिटी। अगर ऐसा हो जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से हट जाएगा। लेकिन ये सारा प्रक्रिया शुरू करने से पहले, ये सारी प्रक्रिया शुरू करने से पहले, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने से पहले, तो जैसे प्रेसिडेंट को हटाने से पहले, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने से पहले भी 14 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, 20 डेज बिफोर प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, प्रायर इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? वाइस प्रेसिडेंट को, कि आपको हटाना चाह रहे हैं। आपको हटाने का नोटिस जो है वो हाउस में आएगा। इस तरह की 14 दिन पहले उद्घोषणा आपको करनी पड़ेगी, और वो उद्घोषणा करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट साहब का जो हटाने का प्रोसीजर है वो कहाँ शुरू किया जा सकता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से अगर वो बिल पास हो जाए तो फिर वो कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है। और लोकसभा में अगर लोकसभा से सहमत हो जाए, जो कि होती है वो साधारण बहुमत से, तो वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जगदीप धनखड़ जी के अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का प्रयास करने की कोशिश की थी कि इनको हटाया जाए। क्यों? उनके ऊपर एलिगेशंस ये लगाए गए, जो अपोजिशन ने लगाए निश्चित तौर पे, कि वो बात रखने का मौका नहीं देते हैं, जो अपोजिशन को बात रखने का मौका नहीं देते हैं, और अपनी तरफ से चीजों को जो है वो इनिशिएट करके किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव उनका नजर आता है। ऐसा कह के उनके खिलाफ इस तरह का इम्पीचमेंट शुरू करने की कोशिश, कवायद की थी, बट हो नहीं पाया वो, है ना, क्योंकि उतना बहुमत है नहीं अपोजिशन के पास। बट अगर हो जाता तो इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर वो बिल पास हो जाता और अगर लोकसभा उससे सहमत हो जाती तो निश्चित तौर पर वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको आपको समझना चाहिए कि रिमूवल कैसे होगा। तो रिमूवल एंड अगर हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो कहाँ होगा? इंट्रोड्यूस कहाँ किया जा सकता है? ओनली इन राज्यसभा। एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। राज्यसभा अगर उसे अप्रूव कर देती है इफेक्टिव मेजोरिटी से, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? मैंने समझाया, टोटल हाउस की स्ट्रेंथ का डिवाइड बाय 2 + 1, और जिससे लोकसभा क्या कर जाए? एग्री कर जाए।
लोकसभा एग्री करती है साधारण बहुमत से, तो वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से बच्चों हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप किसी व्यक्ति को अगर जरूरत पड़ती है तो उसके पद से आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगला सेगमेंट हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के इस सेगमेंट में कि वाइस प्रेसिडेंट की शक्तियां और उसके जो फंक्शंस हैं, उसके कार्य, उसकी शक्तियां और प्रकार्यों को हम देखेंगे। उसकी शक्तियां क्या हैं और किस प्रकार के प्रकार्य उसके हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो देखो, चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं, और राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं वो, है ना। तो राज्यसभा जो चलेगी उन्हीं कमांड पे चलेगी, वही उसको संचालित करते हैं। और कभी कभी अगर जरूरत पड़ती है तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव का पार्ट जो मैंने बोला, लेजिस्लेटिव एज वेल एज इन एग्जीक्यूटिव, तो ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट हो जाते हैं, एक्टिव प्रेसिडेंट हो जाते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में भी उतर जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने बोला कि पावर्स क्या है, तो चेयरमैन है वो कहाँ गए, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा जो रन करना है वो कौन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट साहब रन करेंगे, उन्हीं के हिसाब से होगा। ओके, तो हाउस की प्रोसीडिंग को करना, उसमें ऑर्डर्स को मेंटेन करना, डेकोरम को हाउस में मेंटेन करना, ये सारे काम किसके हैं, किसके हैं, वाइस प्रेसिडेंट के हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं। तो लोकसभा में जो लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां हैं, वैसे ही राज्यसभा में ये शक्तियां किसके पास होती हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पास होती हैं। किसके पास होती हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पास होती हैं। अब देखिए, हालांकि लोकसभा अध्यक्ष को थोड़ी ज्यादा शक्तियां हैं, धन विधेयक को लेकर या फिर बाकी और चीजों को लेकर, ज्वाइंट सेशन को लेकर। राज्यसभा के सभापति की अपने क्षेत्राधिकार में अपनी शक्तियां हैं। राज्यसभा की भी कुछ डिस्टिंग्विश पावर है। आर्टिकल 312 के अंदर वो किसी भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज को बना सकती है। 249 के अंदर वो स्टेट की सब्जेक्ट पे सेंटर को एम्पावर कर सकती है कि वो उसमें क्या बना दे, अपना राज्य के क्षेत्राधिकार में जाकर लॉ फ्रेम कर सकती है। तो ये पावर उसके पास होता है। ठीक है, किसके पास, राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा के सभापति की भी अपना एक और है, उसका अपना एक क्षेत्राधिकार है, उसमें वो शक्तियों को प्रयोग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है कि राज्यों के बीच में सामंजस्य बना के रखना, संतुलन बना के रखना, ये सबसे बड़ा काम है किसका, वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से राष्ट्रपति साहब अपने पद से या तो रिजाइन कर दें या उनका अकाल मृत्यु हो जाए, या ऐसा ना हो, भगवान ना करे, बट किसी वजह से अगर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो एक्टिंग या सर्विंग प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं भारत के। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जस्ट सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है प्रेसिडेंट के नीचे। तो अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो उस ऑफिस को टेक ओवर कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब करेंगे। लेकिन इन पूरे मामले में ये थोड़ा सा डिफरेंस, हालांकि पद हमने यूएस से लिया है, बट यूएस से यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है हम समझेंगे अभी, कि वाइस प्रेसिडेंट साहब जो प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या वो कब तक के लिए बन सकते हैं, तो 6 महीने के लिए रह सकते हैं। कितने महीने के लिए रह सकते हैं, 6 महीने के लिए रह सकते हैं वो। 6 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स होगा। और 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फ्रेश इलेक्शन कराने पड़ेंगे, और फ्रेश इलेक्शन करा के वो नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करे, नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करे। और जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब तक वाइस प्रेसिडेंट अपनी प्रेसिडेंट की शक्तियों को क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से ना रहे तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके नीचे वो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दैट इज द कोर डिफरेंस, है ना। तो ये मेन अंतर है हमारे और अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफिस की पावर्स में। अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए हो जाए। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यकाल 4 साल का है, तो किसी वजह से मान लीजिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, अभी 2 साल कार्य करें, फिर 2 साल बाद मान लीजिए किसी वजह से ना रहे वो अब अपने पद पर, तो जो उनके नीचे हैं जेडी वांस, जेडी वांस का नाम सुना है आपने, अभी आए थे थोड़े दिनों पहले, अप्रैल में भारत का दौरा हुआ उनका। उनकी पत्नी भी जेडी वांस की जो है, उषा वांस, वो इंडियन है ना। तो इस अगर प्रेसिडेंट साहब हट गए वहां के, तो वाइस प्रेसिडेंट उनके ऑफिस को क्या कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, और वो फिर रेस्ट ऑफ द 2 इयर्स जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट रहेगा वहां पर। ये अमेरिका में होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मैक्स टू मैक्स वो कितने महीने रह सकते हैं, 6 महीने। कितने महीने रह सकते हैं, 6 महीने रह सकते हैं। लेकिन इस 6 महीने में वो जो भी कार्य करेंगे, जो भी कार्य उनके द्वारा किए जाएंगे, या जो भी शक्तियां यूज की जाएंगी, या जो भी उनको सुविधाएं मिलेंगी, वो सारी राष्ट्रपति जैसी होंगी। राष्ट्रपति के जैसा ही कार्य होगा, राष्ट्रपति का ही कार्य होगा, राष्ट्रपति की सुविधाएं उनको मिलेंगी। ठीक है, और इस दौरान किए गए कार्य
को कि केवल वही गारंटी ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। मान लीजिए वो हट जाएं बाद में उस पद से, तो उनके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी बस वो ही लेंगे और कोई नहीं ले सकता। ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए भी है। वाइस प्रेसिडेंट के पद से अगर वो हट गए, मान लीजिए हटा दिया गया, उनका रिमूवल हो गया, तो उनसे उनके कार्य पद पर रहते हुए उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो हट नहीं जाते हैं, वो बने रहते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर वो अपने पद से हट गया, मान लीजिए कल को वो हट गया, तो कल से पहले आज तक उसने जितने भी काम करे हैं वो सारे वैलिडेट रहेंगे, वो इनवैलिड नहीं होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये शक्तियां हैं, ये शक्तियां हैं किसकी किसकी शक्तियां हैं, प्रेसिडेंट की एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट की ये शक्तियां हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में क्या, प्रेसिडेंसी में क्या डिफरेंस है, तो उसको मैंने समझाया कि भारत का जो प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, प्रेसिडेंट का नहीं वाइस प्रेसिडेंट का, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, अमेरिकन मॉडल से। कहाँ से इंस्पायर्ड है, अमेरिकन मॉडल से इंस्पायर्ड है। हालांकि कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। वहाँ भी समानता ये है कि वहाँ भी सेकंड हाईएस्ट है, यहाँ भी सेकंड हाईएस्ट है। यहाँ भी सेकंड हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है, वाइस प्रेसिडेंट ही होती है। क्रूशियल रोल वहाँ भी, वहाँ पे सीनेट का जो हेड होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा। वहाँ की राज्यसभा को सीनेट बोला जाता है। तो वहाँ पर सीनेट के हाईएस्ट ऑफिसर कौन है, ऑफिस को कौन होल्ड करते हैं, सीनेट को कौन चलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट चलाते हैं। हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट साहब चलाते हैं। तो ये कॉमन चीजें हुई। वहाँ भी उनका भी क्रूशियल रोल है, क्रूशियल रोल है पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी को बना के रखना, स्टेट से बातचीत करना। एक्चुअली वहाँ तो स्टेट्स बड़े पावरफुल हैं, वहाँ पर तो फेडरल सिस्टम है, तो वहाँ सेंटर स्टेट को लगभग बराबर पावर्स हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी यूनियन है, तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से हो जाता है ना। लेकिन फिर भी यहाँ तो बहुत ज़्यादा सामंजस्यता बनानी पड़ेगी स्टेट्स के साथ। तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट तो मतलब क्योंकि सीनेट बड़ी पावरफुल है वहाँ पर, तो सीनेट पावरफुल हाउस है कंपेयर टू राज्यसभा। राज्यसभा उतनी पावरफुल नहीं है जितनी सीनेट है, बट वहाँ के प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को ज़्यादा 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 एविडेंट साउंड करता है वो वाला ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट का, अमेरिका का। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ऐसा नहीं है कि बहुत वीक है, ऐसा नहीं है, बट हाँ रिलेटिवली रिलेटिवली अमेरिका कंपैरिजन बात करें तो सीनेट कंपैरिजन राज्यसभा थोड़ी सी कम पावरफुल है। तो उसके चक्कर में क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उतनी पावर एंजॉय नहीं करता जितना अमेरिका का उपराष्ट्रपति एंजॉय करता है। बट फिर भी जॉब रोल जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है दोनों का। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस की बात मैंने आपको बताई अभी कि जो प्रेसिडेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के जाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए, जब तक बचा हुआ टाइम पीरियड है उसके लिए क्या रहेगा, वो उस पद पर बना रहेगा। जबकि भारत में केवल 6 महीने के लिए हो सकता है। कितने महीने के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए, जब तक कि नया प्रेसिडेंट चार्ज में ना आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियां, उसके प्रकार्यों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, देखिए समझा है किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। देखिए इस पूरे पद को अगर आप एनालाइज करें, लास्ट में अगर हम देखें तो पूरा पद जो है वो हायरार्की में अगर देखें तो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है, प्रेसिडेंट के जस्ट नीचे है, और कार्य उसका भी विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका दोनों सेगमेंट में है ना। चीजों को कानून बनाने में मदद करना और कानून को लागू करवाने में मदद करना। कानून को लागू करवाना तो राज्यों के साथ बातचीत करना, राज्यों की समस्याओं को सुनना, राज्य, क्योंकि जनता तो अल्टीमेटली राज्य में रह रही है, राज्य की सरकारें चल रही हैं, है ना। और राज्य जो है वो अगर खुश नहीं हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो उनको बोलने के लिए एक हाउस दिया गया है, और उस हाउस का नाम क्या है, राज्यसभा। और उसके जो पदेन सभापति हैं वो कौन है, उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, तो उस महत्वपूर्ण पद पर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए एक व्यक्ति को बैठने के लिए, और साथ ही साथ उस पद के साथ उस पद पे जो जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारी को कैसे जनता से जोड़ते हुए उस पद को प्रयोग करना, जनता की बातों को सुनना, सरकार की बातों को सुनना, सेंटर तक पहुंचाना, सेंटर गवर्नमेंट तक पहुंचाना, और सेंटर से अनुदानों की मांग हो चाहे जो भी मांगे हैं उन सब मांगों को सभा के पटल पर रखना, सदन के पटल पर रखना। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, भारत के उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये सब हमने समझा है, देखा है, इस पूरे टॉपिक को हमने समझने की कोशिश करी है। तो इसको एक बार आप जरूर देखिए, है ना। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले टॉपिक ज़्यादा चर्चा में था। एग्जाम्स में जो है वो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। बट फिर भी वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो भी अपने आप में एक यूनिक ऑफिस है, वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन से का प्रोसीजर में इलेक्टोरल कॉलेज में थोड़ा डिफरेंस है, प्रोसीजर सेम है।
और वहाँ पर जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए योग्यताएं थोड़ी सी अलग हैं, राष्ट्रपति की योग्यताएं अलग हैं थोड़ी सी, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की योग्यताएं अलग हैं, तो उनमें भी थोड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो अपना क्या उनका क्षेत्राधिकार है, क्या वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है बच्चों, इसको आप जरूर देखिए। प्रेसिडेंट को पहले पढ़िए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को पढ़िए। ठीक है, उल्टा ना करें, पहले वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। पहले आप प्रेसिडेंट को एक बार जरूर देख लीजिए और उसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट पढ़िए। न्यूज़ आती रहती हैं, बिल्कुल वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है। देखिए, टर्म्स ऑफिस टर्म में बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक्टिव है तो न्यूज़ बनेंगी। ठीक है, ओके। अगर उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति एक्टिव है और वो अपनी बात रखता है, चीज़ों में इंडल्ज होता है, चीज़ों में उतरता है, तो डेफिनेटली अगर वो किसी संवैधानिक पद पर है तो वो नोटिस होगा ही होगा। ठीक है, जगदीप धनखड़ साहब की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी उपस्थिति को दर्ज करा देती हैं। तो देर सवेर कहीं ना कहीं ये नाम, ये पद आपको न्यूज़ पेपर्स में तैरता हुआ मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो जब ये या फिर इस पद की चर्चा हो, इसके बारे में चर्चा हो, तो तब फिर आप कटा कटा सा फील ना करें, तो उसको आप इंश्योर करें, देखें, है ना। तो इसलिए इस टॉपिक को आप एक बार जरूर करिएगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ बच्चों इतना ही है, छोटा सा टॉपिक था वाइस प्रेसिडेंट का, इसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आई होप आपकी सारी क्वेरीज का आंसर इसमें किया गया होगा। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जुड़े रहिए पीडब्ल्यू फैमिली के साथ, गवर्नमेंट एग्जाम वाला के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम।